हेलो मेरे एनिमे लवर्स दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के हरूटो से, जो स्कूल में बुली होने के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है। वह कई सालों तक बाहर नहीं निकला, लेकिन एक दिन एक देवी उसे अचानक पुनर्जन्म देती है। हरूटो समझ जाता है कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। देवी उसे बताती है कि अब वह एक जादुई दुनिया में पुनर्जन्म लेगा और उसे कुछ अत्यंत शक्तिशाली क्षमताएं दी जाएंगी, जिससे वह अपनी नई जिंदगी आसानी से जी सके। हरूटो बस एक शांत और सरल जीवन चाहता है। पुनर्जन्म के बाद हरूटो को एहसास होता है कि वह एक शाही परिवार में शिशु के रूप में जन्मा है और उसके पास शाही चिन्ह भी है। राजा, जो उसका पिता है, बहुत उत्साहित होता है और अपने सलाहकार से उसकी जादुई शक्ति का परीक्षण करवाता है। क्रिस्टल बॉल उसकी शक्ति को जांचती है और सभी को उम्मीद होती है कि वह बहुत शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसकी माँ वही नायिका थी जिसने राक्षस राजा को हराया था। लेकिन परीक्षण में वह केवल स्तर यानी 2 लेवल 2 का निकलता है और उसके पास कोई तत्व यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सलाहकार बताता है कि वह केवल बैरियर मैजिक ही चला सकता है। राजा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उनका बेटा इतना कमजोर कैसे हो सकता है। वह और रानी यह तय करते हैं कि अगर लोग इस बात को जान गए कि यह शाही परिवार के लिए शर्म की बात होगी, इसलिए वे घोषणा करते हैं कि बच्चा जन्म के समय ही मर गया। हरूटो को यह जानकर विश्वास नहीं होता कि पुनर्जन्म के तुरंत बाद ही उसे मारने की योजना है। राजा आदेश देता है कि उसे दूर एक जंगल में छोड़ दिया जाए। उधर देवी घबरा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उससे एक बड़ी गलती हो गई है। उसने हरूटो की शक्ति को 1-2 स्तर पर सेट किया था, जो इस दुनिया के मापन यंत्रों की क्षमता से बहुत अधिक है, इसलिए सबको वह कमजोर लग रहा है। अब हरूटो जंगल में अकेला और असहाय होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन उसे याद आता है कि वह बैरियर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। वह कल्पना करता है और एक घन यानी क्यूब बना लेता है। वह उसके आकार को आसानी से बदल पाता है। फिर वह खुद पर प्रयोग करता है और हवा में उड़ने लगता है। तभी अचानक एक विशाल भेड़िया सामने आता है। हरूटो डर जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर MC, लेकिन उसका बैरियर उसे बचा लेता है। वह पेड़ों को उठाकर भेड़िए पर फेंकता है, लेकिन भेड़िया भी फिर उठ खड़ा होता है। फिर वह जमीन का एक बड़ा हिस्सा उठाकर हमला करता है। तभी भेड़िया चिल्लाता है और हरूटो को एहसास होता है कि यह भेड़िया बोल सकता है। भेड़िया हैरान कि कोई बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। हरूटो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी बच्चा है, इसलिए शब्द नहीं निकलते। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एक ऐसा बैरियर बनाता है जो उसकी सोच को आवाज में बदल देता है। इस तकनीक से वह बात करने में सफल हो जाता है। भेड़िया उससे उसकी पहचान पूछता है और हरूटो बताता है कि उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी माना शक्ति यानी कि उसका माना लेवल बहुत कम था। लेकिन भेड़िया इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे हरूटो से बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस हो रही होती है। उसे शक होता है कि शायद हरूटो राक्षस राजा का पुनर्जन्म हो सकता है। हरूटो इस गलतफहमी का फायदा उठाने का फैसला करता है और बात को आगे बढ़ाता है। भेड़िया तुरंत मान जाता है और हार मानकर कहता है कि वह उसे मार डाले, क्योंकि हरूटो कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक वह उस पर कोई हमला नहीं करती। भेड़िया हरूटो की दयालुता देखकर हैरान हो जाता है और अपना नाम फ्लेम फैनर बताकर कसम खाता है कि वह कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हरूटो उसे फ्ले कहकर विदा लेता है, लेकिन भेड़िया इस नाम को उपहार मान लेता है और सोचता है कि नाम देकर हरूटो ने उसके साथ एक बंधन, एक पैक्ट बना लिया है। वह हरूटो को अपना मालिक घोषित करता है और वफादारी की कसम खाता है। हरूटो उसे समझाता है कि उसने तो बस उसको एक छोटा सा नाम दिया है, लेकिन फ्ले उसकी बात नहीं मानती। अचानक हरूटो कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। फ्ले चिंतित होती है और हरूटो बताता है कि उसे अब दुद्धू चाहिए, यानी पोषण की जरूरत है। फ्ले इंसानी रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर हरूटो शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि वो बिना कपड़ों के होती है। फ्ले फिर एक सूट पहन लेती है, लेकिन हरूटो को यह थोड़ा अजीब सा लगता है। फ्ले उसे दूध पिलाने की तैयारी करती है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास दूध है ही नहीं। तभी किसी के आने की आहट होती है और फ्ले सोचती है कि क्या उसे मार देना चाहिए, लेकिन हरूटो उसे रोकता है और कहता है कि पहले बात करने की कोशिश करनी चाहिए। एक आदमी उनके पास आता है और फ्ले उससे पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। वह आदमी बताता है कि वह हरूटो को लेने आया है, लेकिन फ्ले उसे देने से मना कर देती है। आदमी पूछता है कि उनका रिश्ता क्या है, तो फ्ले कहती है कि हरूटो उसका मालिक है। आदमी खुद को हरूटो का रिश्तेदार बताता है और कहता है कि वह उसे बचाने आया है, साथ ही दूध भी लाया है। हरूटो कहता है कि इसे स्वीकार कर ले, लेकिन फ्ले नहीं मानती। वह पूछती है कि जिसे उन्होंने छोड़ दिया अब उसे वापस क्यों लेने आए हैं। आदमी बताता है कि उसकी पत्नी एक बार गर्भवती थी, लेकिन उसका बच्चा नहीं बच सका, इसलिए वह मानता है कि हर बच्चे को जीवन का अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह कमजोर हो या नहीं। यह सुनकर फ्ले भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं।
आदमी हैरान होता है कि एक राक्षस भी रो सकता है। अंततः वे एक समझौते पर पहुंचते हैं और आदमी फ्ले को भी अपने साथ रखने का निर्णय लेता है ताकि वह हरुटो के पास रह सके। 9 साल बीत जाते हैं और हरुटो अब नए परिवार के साथ बड़ा हो चुका होता है। हरुटो ने पहले तो सोचा था कि जैसे वह दूध छोड़ देगा इस परिवार को छोड़ देगा, लेकिन उनके प्रेम और देखभाल से वह वहां रुकने के लिए मजबूर कर दिया गया। हालांकि उसकी एक ही समस्या थी, उसकी बहन शार्लेट उसे ठीक से नहीं बनती थी। फ्ले अब उनके घर में नौकरानी के रूप में काम करती है और शार्लेट उसे बहुत पसंद करती है, उसे खेलने के लिए कहती है। फ्ले जवाब देती है कि उसका असली इनाम हरुटो की देखभाल करना है, लेकिन हरुटो उसे आदेश देता है कि वह जाकर शार्लेट के साथ खेले। फिर दोनों बाहर खेलने चली जाती हैं और हरुटो खिड़की से उन्हें देखता है। उसकी माँ उन्हें समझाती हैं कि इस बात को दिल पर ना ले, क्योंकि शार्लेट अभी उस उम्र में है जहाँ लड़कों के साथ व्यवहार करना मुश्किल होता है। लेकिन हरुटो परेशान है कि शायद शार्लेट को यह महसूस हो जाता है कि वह असल में लगभग 30 साल का है और इसलिए वह उसे अजीब मानती है। उसकी माँ सुझाव देती है कि उसे कुछ खास करना चाहिए जिससे वह जिम्मेदार लगे, शायद तब शार्लेट को रवैया बदले। लेकिन हरुटो को लगता है कि वह सामाजिक मामलों में बहुत असहज है। वह कहती है कि एक उत्तराधिकारी होने के नाते उसे अपने कमरे से बाहर जाना चाहिए। हरुटो फिर अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है कि उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि उसके माता पिता उससे ज्यादा अपेक्षा करने लगें। लेकिन फिर उसे लगता है कि अगर वह फ्ले को अपने साथ ले गया तो शार्लेट उससे और भी ज्यादा नफरत करेगी और वह जानता है कि फ्ले कभी पीछे नहीं रुकेगी। हम देखते हैं कि हरुटो ने बैरियर मैजिक का उपयोग करके अपनी एक नकली प्रतिकृति बनाई है, एक पंजे के आकार की, ताकि वह भविष्य में खुद की जगह ले सके। लेकिन वह अब तक उसे चलाने या बोलने लायक नहीं बना पाया है। उस समय उसके पिता उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं ताकि तलवार चलाना सिखा सकें। हरुटो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन उसके पिता कहते हैं चूंकि उसकी मानव क्षमता बहुत कम है, उसका मानव लेवल काफी कम है, उसे दूसरी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। हरुटो तो बस आराम करना चाहता है, लेकिन उसके पिता जिद करते हैं कि वह कोशिश करे। हरुटो जानता है कि उसके पिता एक अनुभवी योद्धा हैं, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए बैरियर लगा लेता है और फिर उन पर झपट पड़ता है, यहाँ तक कि उनकी तलवार तक तोड़ देता है। उसके पिता उसकी ताकत देखकर चकित रह जाते हैं और खुद हरुटो भी यह देखकर हैरान रह जाता है। हमें पता चलता है कि उसने एक और शक्तिशाली क्रिस्टल बॉल से भी अपनी शक्ति मापने की कोशिश की थी, यह सोचकर कि उसका लेवल सैकड़ों में होगा, लेकिन परिणाम फिर भी लेवल 2 ही दिखा। उसे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर देवी ने उसे कौन सी शक्तियां दी हैं। उसी रात हरुटो का पिता अपनी पत्नी से तलवार प्रशिक्षण के बारे में बात करता है, लेकिन वह यह सोचकर चिंतित है कि हरुटो कहीं कोई राक्षस न हो। उसकी पत्नी यह सुनकर चौंक जाती है और वह बताता है कि शाही परिवार के गुप्त दस्तावेजों में यह उल्लेख है कि कभी कभी उनके पूर्वजों ने राक्षसों से संबंध बनाए थे और तब कुछ बच्चों में राक्षसी गुण पैदा हो जाते थे। हरुटो के पिता की पत्नी सोचती है कि हरुटो तो एक सामान्य लड़के जैसा दिखता है, लेकिन वे दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि फ्ले जैसी एक राक्षसी प्राणी उस पर इतना वफादार क्यों है। फिर भी उसके पिता उसे यह भरोसा दिलाते हैं कि हरुटो उनका ही बेटा है और वह एक खुशहाल जीवन जिएगा। दूसरी तरफ शार्लेट यह सुनकर चौंक जाती है कि उसका भाई शायद एक राक्षस हो सकता है। उधर हरुटो अपने कमरे में शांति से आराम कर रहा होता है कि तभी बाहर अचानक हंगामा मच जाता है। वह अपनी बैरियर मैजिक से बाहर की स्थिति देखता है और पाता है कि बहुत से घायल सैनिक लौटे हैं। वह अपने पिता से पूछता है कि क्या हुआ, तो वह बताते हैं कि चोरों के हमले हो रहे हैं। जब उन्होंने उनका ठिकाना ढूंढा तो खुद ही घात लगाकर घेर लिए गए। उसके पिता मानते हैं कि यह दृश्य हरुटो के लिए बहुत कठोर है, इसलिए उसे अंदर लौटने के लिए कहते हैं। फ्ले सैनिकों को कमजोर कहकर ताना मारती है, जिससे हरुटो नाराज हो जाता है और उसे चुप रहने का आदेश देता है। फिर चलते हुए हरुटो घायल सैनिकों पर अपनी बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन्हें तुरंत ठीक कर देता है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं और उसके पिता भी हैरान होते हैं। रात में हरुटो की नींद खुलती है और वह देखता है कि फ्ले चुपचाप उसका इंतजार कर रही है। वह बोलने से डर रही होती है क्योंकि हरुटो ने उसे पहले चुप रहने को कहा था। हरुटो माफी मांगता है और उसे फिर से बोलने की अनुमति देता है। वे बाहर जाते हैं और हरुटो बैरियर का इस्तेमाल कर चोरों की लोकेशन ट्रैक करता है और वह उन्हें खत्म करने का प्लान बनाता है। वह उड़ते हुए उनके अड्डे पर पहुंचते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि शार्लेट उसे जाते हुए देख रही होती है। चोरों का गिरोह जीत की खुशी मना रहा होता है। आज तो जश्न हो रहा है, जश्न। और उनका सरदार अगली योजना बना रहा होता है कि तभी हरुटो अचानक प्रकट हो जाता है। वह उन्हें फौरन जाम कर देता है और जो भी कुछ बोलने की कोशिश करता है उसे उड़ा देता है। गिरोह का नेता सब कुछ कबूल कर लेता है। वे पड़ोसी साम्राज्य के सैनिक हैं जिनका मकसद इस राज्य में अराजकता फैलाना है और उन्हें अंदर से भी किसी की मदद मिल रही है।
हारुतो सोचता है कि क्या कोई उसके पिता की जान का दुश्मन है, लेकिन सैनिकों को उस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वे रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन हारुतो कहता है कि उन्होंने उसके पिता पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की है। फ्ले फिर पूरे अड्डे को जला देती है। इसके बाद हारुतो एक गुमनाम पत्र अपने पिता को भेजता है, जिसमें वह सब कुछ लिखता है जो उसने जाना। उसका पिता ये जानकर चौंक जाता है कि इसमें साम्राज्य में किसका हाथ हो सकता है। वहीं शार्लेट सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन बदमाशों को खत्म किसने किया। उसे यकीन होता है कि यह फ्ले का ही काम है। फिर वह अचानक खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसे कहीं जाना है। जैसे ही शार्लेट ऑफिस से बाहर निकलती है, वह पिछली रात देखी गई बातों के बारे में सोचने लगती है। वह फ्ले से पूछती है कि क्या 2 हारुतो हैं, लेकिन फ्ले को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है। शार्लेट बताती है कि उसने हारुतो को उड़ते हुए जाते देखा, लेकिन उसे पता है कि हारुतो के पास उड़ने लायक माना नहीं है। जब उसने हारुतो के कमरे की जांच की तो वह बिस्तर पर सोया हुआ था हारुतो का, लेकिन उसमें हारुतो जैसी कोई आभा नहीं थी, जिससे वह उलझन में पड़ जाती है। से इस बात से प्रभावित होती है कि शार्लेट अपने भाई की शक्ति को महसूस कर सकती है। वह उसे हारुतो की असल ताकत के बारे में थोड़ा बताती है, लेकिन कहती है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाद में फ्ले यह बात हारुतो को बताती है और हारुतो हैरान हो जाता है कि शार्लेट इतनी जल्दी उसके क्लोन के बारे में जान गई। वह शार्लेट पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी लगाने का फैसला करता है। अगले कुछ दिनों में शार्लेट हर जगह हारुतो का पीछा करती है, चाहे वह कहीं भी जाए। यहाँ तक कि जब हारुतो स्नान कर रहा होता है तब भी वह उसे देख रही होती है। जब हारुतो उससे सामना करने की कोशिश करता है तो वह भाग जाती है। एक हफ्ते बाद पता चलता है कि उसकी माँ और शार्लेट एक वार्षिक मेले में भाग लेने के लिए यात्रा पर जा रही हैं। हारुतो कहता है कि उन्हें फ्लेक को साथ ले जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ बताती है कि फ्लेक कुछ समय से दिखाई नहीं दी है। तभी हारुतो को याद आता है कि उसने फ्लेक को जंगल के राक्षसों को डराने भेजा था ताकि वे कस्बों पर हमला न करें। थोड़ी देर बाद हारुतो का अलार्म बजता है, जो कि शार्लेट पर लगाए गए निगरानी उपकरण से जुड़ा होता है। उसे पता चलता है कि उनकी गाड़ी पर साम्राज्य के सैनिकों ने हमला किया है और शार्लेट ने उसकी माँ नतालिया के साथ ले जाया जा रहा है। सैनिक उनका पीछा करते हैं और जादू से हमला करते हैं, लेकिन नतालिया उनका मुकाबला करती है। हालांकि उसके पैर में चोट तो लग जाती है। तभी शार्लेट को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे दिशा दिखाती है और वह अपनी माँ को बताती है कि किस तरफ भागना है। नतालिया सोच में पड़ जाती है कि वह रहस्यमयी आवाज किसकी है, लेकिन वे एक पहाड़ी चट्टान तक पहुंच जाते हैं। शार्लेट कहती है कि उन्हें कूदना चाहिए और वे जादू का उपयोग करके नीचे सुरक्षित स्तर तक जाते हैं। वहां उन्हें एक गुफा मिलती है, लेकिन नतालिया को लगता है कि वह छिपने के लिए बहुत चमकीली है। नतालिया तय करती है कि वह बाहर जाकर उस व्यक्ति को ढूंढेगी जो उन्हें निर्देश दे रहा था, यह मानते हुए कि वह कोई न्याय का नायक होगा। वह शार्लेट को चुप रहने को कहती है और जल्दी से गुफा की बाहर निकलती है। जैसे ही वह निकलती है, गुफा का प्रवेश द्वार एक भ्रम जादू से छिप जाता है, लेकिन उसी वक्त सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। नतालिया सोचती है कि वह दुश्मनों के हाथ नहीं लग सकती, इसलिए वह खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी तलवार टूट जाती है क्योंकि हारुतो समय पर वहां पहुंच चुका होता है। हारुतो उस स्थिति में गुस्से में आ जाता है और पल भर में ही सभी सैनिकों को उड़ा देता है। वह शार्लेट को पुकारता है और कहता है कि वह अपनी माँ का ध्यान रखें। शार्लेट उसके प्रचंड अभाव मंडल को महसूस करके कांप जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ही है। वह खुद को संभालती है और हारुतो को देखने के लिए सामने आती है। हारुतो हैरान होता है जब वह उसका नाम पुकारती है और पूछती है कि क्या वह न्याय का नायक है। हारुतो को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है, लेकिन वह उसका साथ देने का नाटक करता है, जैसा कि हमारे मेन कैरेक्टर ने फ्ले के साथ भी किया था। शार्लेट उत्साहित हो जाती है, सोचती है कि उसका भाई बुरे लोगों को हराने वाला कोई हीरो है। वह माफी मांगती है कि वही उसकी असली पहचान किसी को नहीं बताएगी और ना पहले वो समझ पाई। हारुतो उसे बताता है कि यह बात किसी को नहीं बतानी है और उसे गुप्त रखना है। रात को हारुतो के पिता को इस घटना की रिपोर्ट मिलती है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि यह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है जो बार बार मदद कर रहा है। जब वे हारुतो से पूछते हैं तो बस यही कहता है कि अगर वो व्यक्ति साथ है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब शार्लेट और नतालिया लौटते हैं तो शार्लेट दौड़कर हारुतो को गले लगाती है और कहती है कि उसने उसे बहुत याद किया। उनकी मां हैरान होती है कि वे अचानक इतने करीब कैसे हो गए। शार्लेट जवाब देने से मना कर देती है और फिर कहती है कि अब वह हारुतो से बहुत प्यार करती है। हारुतो इस बदलाव से खुश है, लेकिन फ्ले को उनकी नजदीकी देखकर जलन होती है। इसके बाद शार्लेट हर दिन उसके कमरे में घुस जाती है और खेलने की जिद करती है। अब हारुतो को उससे निपटना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वह उस पर कुछ ज्यादा ही मोहित हो गई है। एक दिन जब भी वह देखती है कि हारुतो निगरानी जादू का प्रयोग कर रहा है तो वह हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो प्राचीन जादू है। हारुतो बताता है कि सीखना मुश्किल होता है क्योंकि यह खोया हुआ जादू है,
इट इज अ लॉस्ट मैजिक। शार्लेट बताती है कि उसने इसके बारे में महल के पुस्तकालय में पढ़ा है। वह उसे वहां जाती है, वह उसे वहां ले जाती है। हारुतो यह देखकर चौंक जाता है कि उनके पास कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। शार्लेट उसकी मदद करती है कुछ किताबें लाने में और हारुतो को पता चलता है कि उसकी बैरियर मैजिक भी प्राचीन जादू मानी जाती है। वह हैरान होता है कि शार्लेट ने यह सब पढ़ रखा है क्योंकि उसे लगा था कि ये किताबें उसके लिए कठिन होंगी। लेकिन शार्लेट बताती है कि उनके पिता उसे ये किताबें पढ़कर सुनाते थे और अब वह चाहती है कि हारुतो भी उसे पढ़कर सुनाए। वह उसकी गोद में बैठ जाती है और हारुतो एक अच्छे बड़े भाई की तरह उसे पढ़ने लगता है। वह पढ़ते हैं कि कुछ देवता ऐसे होते हैं जो दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकते हैं। हारुतो सोचता है कि यह तो किसी एनिमे जैसी कहानी लगती है। जब शार्लेट पूछती है कि वह क्या है तो हारुतो सोचता है कि वह शायद समझ नहीं पाएगी, करने को कहती है। हारुतो से समझाता है कि एनिमे ऐसे चित्र होते हैं जो हिल सकते हैं। वह इसके बारे में बात करते हुए बहुत उत्साहित हो जाता है। शार्लेट भी एनिमे का अनुभव करना चाहती है, इसलिए हारुतो फैसला करता है कि वह कोई रास्ता निकालेगा जिससे वे दोनों एनिमे देख सकें। 2 हफ्तों की मेहनत के बाद वह जापान से इंटरनेट एक्सेस करने में सफल हो जाता है और पाता है कि उसका पुराना नेटफ्लिक्स खाता भी अभी चालू है। वह शार्लेट के लिए एक किड्स प्रोफाइल बनाता है और उसे अपनी पसंद का शो चुनने देता है। शार्लेट एक मैजिकल गर्ल पर आधारित शो चुनती है और हैरान रह जाती है कि चित्र सच में हिल सकते हैं। उसे बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन वह जापानी भाषा नहीं समझ पाती। हारुतो सोचता है कि एक नई भाषा सीखना मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि शार्लेट अभी छोटी है वह उसे सीख सकती है। वह उसे जापानी वर्णमाला सिखाने लगता है, जैसे कि हिरागाना, काताकाना, और 2 घंटे में ही शार्लेट सब कुछ सीख लेती है। जिससे वह कमरे में घुसकर कहती है कि वह अपना पसंदीदा शो का नया एपिसोड देखना चाहती है। उसमें ज़ॉम्बीज होते हैं और हीरोज भी होते हैं। हारुतो देखता है कि शार्लेट अब जापानी धारा प्रवाह बोल रही है सिर्फ एनिमे देखकर। वह सोचता है कि वह कितनी बड़ी जीनियस है। हालांकि वह खुश है कि शार्लेट मजे कर रही है, पर हारुतो जानता है कि उसे एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। वह तय करता है कि वह दिन में केवल 3 घंटे एनिमे देखने को दे सकता है। शार्लेट दुखी हो जाती है और पूछती है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हारुतो कहता है कि उसकी भलाई के लिए है। रात के खाने पर शार्लेट नींद में झुकती जा रही होती है। उनके पिता पूछते हैं कि वह हारुतो के कमरे में क्या कर रही होती है और शार्लेट कहते हैं कि वो दोनों मिलकर प्राचीन जादू पर रिसर्च कर रहे हैं। उनकी माँ खुश होती है कि वे मिलकर काम कर रहे हैं। खाने के बाद शार्लेट फिर हारुतो के पीछे पीछे चलती है, लेकिन वो उसे एनिमे देखने से मना कर देता है और कहता है कि अब उसे नहाकर सो जाना चाहिए। हारुतो जब नहा रहा होता है शार्लेट भी उसमें शामिल हो जाती है। वह कहती है कि अब वह सोने जा रही है क्योंकि एनिमे नहीं देख सकती, जिससे हारुतो को लगता है कि वह धीरे धीरे एक ओताकू बन रही है। शार्लेट हारुतो के सीने पर एक चिन्ह देखती है और उसे उसका एम्बलम कहती है, नयका सहयोगी का प्रतीक। हारुतो सोचता है कि वह बहुत ज्यादा एनिमे देख चुकी है, लेकिन वह उससे कहता है कि यह रहस्य बनाए रखना होगा क्योंकि जस्टिस एलाइज अपनी पहचान छुपाते हैं। रात को वे दोनों सोने जाते हैं, लेकिन शार्लेट उसके बिस्तर में ही सो जाती है। उनकी माँ ये सब देखती है और खुश हो जाती है कि दोनों भाई बहन कितने करीब आ गए हैं, लेकिन हारुतो बस चाहता है कि उसे थोड़ी अपनी जगह मिल जाए। अगली सुबह उनके पिता चोरों को पकड़ने के लिए निकलते हैं। शार्लेट चिंतित हो जाती है और उदास रहने लगती है, लेकिन हारुतो उसे सांत्वना देता है कि उसके पिता ठीक रहेंगे। शार्लेट हारुतो से कहती है कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे लोगों से लड़ने के लिए करना चाहिए और वह उससे जोर देकर कहती है कि वह जरूर जाए। हारुतो को आखिरकार मानना पड़ता है। शार्लेट कहती है कि उसे एनिमे की तरह ट्रांसफॉर्म भी करना होगा, इसलिए हारुतो एक भेष बदलता है। उसे थोड़ी शर्म आती है, लेकिन शार्लेट को बहुत कूल लगता है। वह भी साथ चलना चाहती है, लेकिन हारुतो उसे बताता है कि यह बहुत खतरनाक है, जिससे शार्लेट दुखी हो जाती है। हालांकि वह उसे एक तरीका देता है जिससे वह उसकी वीरता को देख सके और फिर जल्दी से रवाना हो जाता है। हारुतो चोरों को ढूंढता है और उन्हें एक गुफा में पाता है। वह अपने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल कर उन्हें अंदर बंद कर देता है और फिर सामने आता है। चोर हैरान होते हैं और पूछते हैं कि वह कौन है। हारुतो खुद को न्याय का सहयोगी बताता है। चोर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देता है। हालांकि शार्लेट देख रही होती है, इसलिए वह ज्यादा सख्ती नहीं दिखाता। उसी समय उसके पिता वहां पहुंचते हैं और सोचते हैं कि रहस्यमय व्यक्ति कौन है जो उनकी मदद कर रहा है। हारुतो झूठा नाम बताता है। उसके पिता पूछते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है और हारुतो बस इतना कहता है कि वह न्याय के लिए लड़ रहा है। उसे खुद पर शर्म आती है और वह वहां से भाग जाता है। बाद में शार्लेट उससे कहती है कि वह बहुत ही कूल लग रहा था और फिर से उसे लड़ते हुए देखना चाहती है। हारुतो को विश्वास नहीं होता कि अब उसे बार बार ये करना होगा। धीरे धीरे वह ब्लैक नाइट के नाम से मशहूर हो जाता है। कुछ समय बाद लाइब्रेरी की किताबें की मदद से वह अपने क्लोन को परिपूर्ण बना लेता है और अब उसका क्लोन बोल भी सकता है, लेकिन वह भी उतना ही आलसी है जितना आलसी हारुतो।
एक दिन शार्लेट जागती है और अपने बिस्तर में दोनों हरूटो को देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें एक बैठक के लिए बुलाया जाता है और हरूटो सोचता है कि उसका क्लोन उसकी जगह जाएगा, लेकिन क्लोन मना कर देता है। हरूटो समझ जाता है कि उससे कोई काम नहीं निकलने वाला। उनका परिवार मेहमानों को स्वागत करने बाहर जाता है। वहाँ वे राजकुमार लियास और राजकुमारी मैरियाना से मिलते हैं। हरूटो सोचता है कि क्या वे असली भाई बहन हैं, लेकिन लियास बहुत घमंडी और बदतमीज है और मारियाना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कहता है कि वह अगला राजा बनने वाला है, इसलिए कोई उसे आदेश नहीं दे सकता। हरूटो को उसकी बदतमीजी पर यकीन नहीं होता। लियास हरूटो को घूरने का आरोप लगाता है और कहता है कि चूंकि वह सिर्फ लेवल 2 का है, उसे एक सबक सिखाना चाहिए। वह उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। हरूटो को लगता है कि यह सब झंझट है, लेकिन लियास उसे डरपोक कहता है और कहता है कि वह लड़ाई में हल्का हाथ रखेगा। हरूटो उसके लेवल की जांच करता है। लियास लेवल 9 का और उसकी अधिकतम क्षमता केवल 40 की होती है। हरूटो को फिर से वही काम करने का मन नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बहन शार्लेट कितनी खुश हुई, तो वह सोचने लगा। उसी वक्त लियास के मन में भी हरूटो की ताकत के बारे में सवाल उठ रहे थे। वह सोचता है कि हरूटो कैसे उसे हरा सकता है, जबकि वह लेवल 2 का ही है। लियास अपने रुतबे को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह अगला राजा जो बनने वाला है, लेकिन परिणाम उसके अनुसार नहीं निकला। उसका सहायक उसे बताता है कि वह बैंकेट के लिए तैयार हो जाए और फिर सलाह देता है कि लियास को शार्लेट के अपने दौरे में शामिल करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। लियास ने शार्लेट के बारे में कोई खास चिंता नहीं दिखाई, लेकिन उसके सहायक ने उसे बताया कि ऐसा करना उसके लिए फायदेमंद होगा। अगले दिन बैंकेट के बाद शार्लेट हरूटो से मिलने आती है। हरूटो ने अपने क्लोन को उसकी जगह भेज दिया था और उसका क्लोन हरूटो को याद दिलाता है कि वे दोनों एक जैसे हैं, इसलिए उस अनुभव से वह भी उतना ही थका हुआ महसूस कर रहा था। क्लोन हरूटो का डबल बनने की दबाव सह नहीं पाया और बिस्तर पर कूद गया। शार्लेट को इस बारे में चिंता होती है, क्योंकि क्लोन को दौरे पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन जब वह सुनती है कि लियास ने उसे आमंत्रित किया है, तो वह महसूस करती है कि वह भी दौरे पर जा रही है। हरूटो का क्लोन थका हुआ था, तो हरूटो खुद को इस दौरे के लिए भेजने का फैसला करता है। रात के समय हरूटो दौरे के रास्ते की सुरक्षा चेक करने जाता है ताकि शार्लेट को कोई खतरा न हो। रास्ते में उसे कुछ संदिग्ध लोग मिलते हैं जो कुछ जादुई अनुष्ठान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हरूटो उन तक पहुंचता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। इन लोगों को देखकर वह हैरान हो जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने की तैयारी करते हैं, लेकिन हरूटो उन्हें बहुत आसानी से हराता है। फिर एक व्यक्ति जादुई सर्कल एक्टिवेट करता है, जिससे ढेर सारे कंकाल समन हो जाते हैं। हरूटो को यह सब काफी डरावना लगता है, लेकिन वह अपनी तलवार से उन सभी को काफी आसानी से हरा देता है। हालांकि ये कंकालों की आर्मी फिर से उठकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हरूटो उन्हें अपनी शक्ति से उड़ा देता है। वह देखता है कि कंकालों के सीने पर एक क्रिस्टल है और तभी उन कंकालों के नेता के आदेश पर वे कंकाल अचानक उन पर हमला करने के बजाय अपने मास्टर पर हमला करने लगते हैं। कंकालों के नेता ने एक विशाल गोलम को बुलाया, जो कंकालों को कुचलते हुए हरूटो के बैरियर को भी तोड़ देता है। हरूटो सोचता है कि वह इस गोलम से कैसे निपटे, लेकिन वह देखता है कि गोलम के सीने पर भी एक क्रिस्टल है। हरूटो उसे अपनी शक्ति से हमला करता है और गोलम तुरंत रुक जाता है। आखिरकार गोलम भी अपने जादूगरों पर हमला कर देता है। हरूटो माफी मांगता है और कहता है कि उसने बैरियर के जरिए उसे चाकू से मार दिया, जिससे उसके जादू की व्यवस्था को बाईपास कर दिया। हरूटो उन सभी को बंदी बना लेता है और उनके नेता से पूछता है कि उनका क्या उद्देश्य था। नेता शुरुआत में कुछ नहीं बताता, लेकिन हरूटो ने कंकालों को खुदाई करने का आदेश दिया और धमकी दी कि वह उन्हें जिंदा दफन कर देगा। तब नेता बताता है कि वह महारानी के सहायक के रूप में काम करता है और उनके द्वारा भेजे गए लोग शार्लेट को दौरे के दौरान मारने के लिए राक्षसों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। हरूटो सोचता है कि वे शार्लेट को क्यों निशाना बना रहे हैं और तभी वह आदमी बताता है कि महारानी शार्लेट की शक्ति से डरती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि एक दिन शार्लेट उससे भी आगे निकल जाएगी। वह यह भी बताता है कि महारानी ही डाकू हम लोग के पीछे थी, लेकिन जब वे 2 बार असफल हो गए तो उसने अपनी निजी समनर स्क्वाड भेज दी। हरूटो को लगती है कि वह वही स्थिति है जब उसे छोड़ दिया गया था और महारानी सिर्फ अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए यह सब कर रही है। इस बारे में सोचकर हरूटो गुस्से में आ जाता है और गोलम अचानक बेकाबू हो जाता है और आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन हरूटो उसे समय रहते रोक देता है। वह यह फैसला करता है कि वह अपने प्रियजनों को नहीं खोने देगा और अगर महारानी उसकी असली माँ भी है तो वह उसके खिलाफ जाएगा। इस बीच फ्ले दौरे के दौरान निगरानी रख रही होती है। यात्रा का माहौल थोड़ा अजीब है, लेकिन शार्लेट लियास को ढांढस बांधने की कोशिश करती है। कहती है कि उसे हरूटो से हारने पर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हरूटो से मुकाबला करने के लायक ही नहीं था। मारियाना यह भी कहकर शामिल होती है। मारियाना
मारियाना की माँ की जोत। मारियाना भी ये कहकर शामिल होती है कि उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे इलियास और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। हारुतो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इलियास को लगता है कि उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया था। हारुतो बताता है कि वह खुद को मजबूत करने के लिए अपने आप को बफ कर सकता है, लेकिन ये सुनकर इलियास और मारियाना हैरान हो जाते हैं। हारुतो को यह कोई बड़ी बात नहीं लगती और इलियास सोचता है कि वह एक रिटर्न डीमन है। हारुतो को इसका मतलब समझ नहीं आता और शार्लेट उसे बताती है कि जब एक दानव किसी मानव से शादी करता है तो उनके वंशजों में दानवीय गुण हो सकते हैं। मारियाना का मानना है कि इससे उसकी ताकत का एक्सप्लेनेशन मिलता है, लेकिन वह भी नोट करते हैं कि उसके सिर पर सींग तो है ही नहीं और वह एक सामान्य लड़के जैसा दिखता है। शार्लेट उसकी बाकी शरीर को पूरी तरह सामान्य बताती है, कहती है कि वह उसके साथ स्नान कर चुकी है, लेकिन इससे इलियास और मारियाना चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि वह अजीब है। शार्लेट सोचती है कि क्या यह गलत है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि वह सामान्य नहीं है। दौरे की जगह पर पहुंचकर वे गेहूं के खेत की सराहना करते हैं। शार्लेट मारियाना और इलियास के साथ दौड़ जाती है, जबकि हारुतो अपने पिता से बात करता है। हारुतो एक काल्पनिक सवाल उठाता है कि अगर महारानी शार्लेट की जान को खतरे में डाले तो वह क्या करेगा। उसके पिता बताते हैं कि उन्हें काले सूरवीर से एक पत्र मिला था जब महारानी के जादूगर भेजे गए थे, जिससे वह जानता है कि एक खतरा वास्तविक है। वह जानता है कि महारानी उसे अपना दुश्मन मानती हैं, लेकिन वह प्रतिशोध नहीं ले सकता क्योंकि वह महारानी है। हारुतो चाहता है कि वह गायब हो जाए, लेकिन उसके पिता बताते हैं कि उसकी अनुपस्थिति में राजधानी अराजकता में डूब जाएगी। वह बताता है कि राजा बहुत पहले सत्ता से बाहर हो गए थे और कई कुलीन लोग सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महारानी अपनी शक्ति से उन्हें काबू में रखती है। 2 साल पहले हारुतो के जन्म से पहले राजा ने डीमन किंग के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें महारानी जेल भी शामिल थी। उसने अकेले ही डीमन किंग को हराया और एक हीरो बन गई। राजा से उसकी शादी को सभी ने समर्थन दिया, लेकिन अब वह खुद के लिए राज्य को हथियाने की कोशिश कर रही है। हारुतो के पिता का मानना है कि जब तक कोई और शक्तिशाली व्यक्ति महारानी की जगह नहीं लेता, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। वह सोचते हैं कि शार्लेट एक दिन महारानी से भी शक्तिशाली बन जाएगी, लेकिन वह अभी बहुत छोटी है, इसलिए वह हारुतो से कहते हैं कि वह उसकी देखभाल करे जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती। फ्लेयर महारानी को खत्म करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाता है, लेकिन हारुतो उसे मना कर देता है क्योंकि वह एक व्यक्तिगत मामला है और वह खुद इसे हल करना चाहता है। उसे लगता है कि महारानी जल्दी शार्लेट की जान पर फिर से हमला करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि उसे पुनर्मिलन करें। उसी दौरान हारुतो की मां जेल को शार्लेट की जान पर हुए असफल हमले के बारे में रिपोर्ट मिलती है और यह पता चलता है कि काले सूरवीर ने उसकी रक्षा की है। वह गुस्से में आकर अपने ड्रिंक उनके ऊपर फेंक देती है, कहती है कि वे सब बेकार हैं और वे उसे खुद ही संभालेगी। तभी हारुतो वहां पहुंचता है और अपने बैरियर से जेल के सैनिकों को चुटकियों में हरा देता है। जेल हैरान होकर पूछती है कि वह कैसे उसके हमले में आया, जो बैरियर से सुरक्षित होना चाहिए था। हारुतो उन्हें कमजोर बताते हुए कि उसने बस उन्हें तोड़ दिया। जेल उसे निपटने के लिए तैयार करती है और हारुतो हैरान हो जाता है कि वह 3 जादू एक साथ कर सकती है। जेल उसे पानी के गोले में फंसा देती है, जिससे वह डूबने लगता है, लेकिन हारुतो बैरियर का इस्तेमाल कर कूदकर बाहर निकलता है। जेल फिर से बर्फीले जादू का प्रयोग करती है, जिससे हारुतो अपनी रक्षा करता है और फिर वह आग का जादू चलाती है। हारुतो जमीन पर गिर जाता है और जेल उसे कमजोर मानते हुए खुश होती है, लेकिन हारुतो फिर से उठकर उस हमले को नजरअंदाज कर देता है। जेल हैरान हो जाती है और सोचती है कि वह डीमन किंग से भी ज्यादा ताकतवर है। उसका माना खत्म होने लगता है और वह हारुतो पर अपनी तलवार से हमला करती है। हारुतो भी अपनी तलवार से उसका सामना करता है। जेल उसे परास्त कर उसे अपने काबू में लाती है। सोचती है कि वह तलवार के मामले में बेजोड़ है, लेकिन हारुतो उसे निहत्था कर देता है। वह उसके गले में एक कॉलर बनाता है और कहता है कि अगर उसने उसे हटाने की कोशिश की तो वह उसका सर उड़ा देगा। जेल हैरान होकर पूछती है कि वह क्या चाहता है और हारुतो कहता है कि उसकी एक ही शर्त है, वह शार्लेट और उसके परिवार से दूर रहे और चेतावनी देता है कि अगर उसके आदेशों का उल्लंघन किया तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। 5 साल बाद चीजें शांतिपूर्वक चल रही हैं और हम शार्लेट को बर्फ में खेलते हुए देखते हैं। हारुतो को बाहर बहुत ठंड लगती है, इसलिए वह सिर्फ अपने कमरे में वापस जाना चाहता है। वह सोचता है कि क्या फ्ले अपने कपड़ों में ठंडी महसूस कर रही होगी और हम उसे कांपते हुए देखते हैं, लेकिन वह दावा करती है कि उसे कोई समस्या नहीं है। हारुतो उसकी बातों में झूठ को आसानी से पहचान लेता है, इसलिए वह उसे एक नया कपड़ा देता है और कहता है कि अगर कोई समस्या हो तो बताना। शार्लेट उसे एक विशेष मूव के बारे में बताती है जिसे उसने सोचा है और कहती है कि वह उसे इस्तेमाल करने के लिए काफी मजबूत नहीं है, तो वह हारुतो से इसे आजमाने के लिए कहती है। वह इसे करने का तरीका समझाती है और हारुतो को यह मूर्खता लगता है, लेकिन वह उसे मना नहीं कर सकता। वह अपने जादू को तैयार करता है और एक ऐसा मंत्र पढ़ता है
जो उसे शर्मिंदा कर देता है। परिणाम स्वरूप वह जमीन में एक विशाल गड्ढा बना देता है। शार्लेट इससे प्रभावित होती है और हरुटो खुश होता है कि उसने उसे खुश किया। लेकिन अचानक उनके माता पिता आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है बच्चों। हरुटो तुरंत अपना जादू इस्तेमाल करता है और काले सूरवीर को बनाता है जो उड़ता हुआ चला जाता है। वह उस गड्ढे को दोष काले सूरवीर पर डालता है, कहते हुए कि वह सूरवीर वहां से गुजर रहा था और अपने विशेष हमले को दिखा रहा था। शार्लेट तुरंत इस स्पष्टीकरण से सहमत हो जाती है और उनके पिता इस पर ध्यान नहीं देते। शार्लेट खेलती रहती है और हरुटो अपने पिता से पूछता है कि कैसे हालात चल रहे हैं। उसके पिता बताते हैं कि महारानी पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक रूप से नहीं दिखी है, लेकिन वह खुश है कि शार्लेट की जान पर अब तक कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने सुना है कि अब तक महारानी एक गुलाम की कॉलर पहनती है, तो वह सोचते हैं कि शायद यही इसका कारण हो सकता है। हरुटो सिर्फ चाहता है कि सब कुछ शांति से चल रहा हो और वह सोचता है कि अब उसे अंततः शांति से जीवन जीने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी उसके पिता अचानक कहते हैं कि उसे राजधानी में स्कूल जाने की जरूरत होगी। हरुटो यह सुनकर चौंक जाता है और उसके पिता कहते हैं कि उसने इसका विरोध किया था, लेकिन यह उसके नियंत्रण से बाहर था। हरुटो तुरंत मना कर देता है, यह याद करते हुए कि पिछली जिंदगी में स्कूल कितना बुरा था, और वह यह ठान लेता है कि वह इससे बचने का कोई तरीका निकालेगा। घर में आगे बात करते हुए उसके पिता बताते हैं कि वह किंग की ओर से एक सीधी सिफारिश थी। हरुटो सोचता है कि किंग ऐसा क्यों करेगा और उसके पिता का मानना है कि शायद जब प्रिंसेस मारियाना उनसे मिलने आई थी तब उसने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था। वे मानते हैं कि यह हरुटो के लिए लोगों से मिलने और बाहरी दुनिया को देखने का एक अच्छा मौका होगा। हरुटो नहीं चाहता कि वह उसके लिए कोई परेशानी खड़ी करे, इसलिए वह जाने के लिए सहमत हो जाता है। उसके पिता बताते हैं कि उसे राजधानी जा रहे वक्त एक उपस्थिति लानी होगी, लेकिन वह कहते हैं कि वह फ्ले को नहीं ले जा सकता क्योंकि वह फिर से परेशानी खड़ी कर देगी। तभी उनकी माँ अचानक आकर उसके साथ जाने की पेशकश करती हैं, लेकिन हरुटो मना कर देता है, कहते हुए कि कोई भी अपनी माँ को साथ नहीं ले जाएगा। मतलब आप समझे, मारियाना का दिल हरुटो पे आ गया है, हमारे मेन कैरेक्टर पे। लेकिन दोस्तों कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट भी जरूर करना। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी को भी जरूर देखना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।